Hi students, we're gonna discuss CA Inter Law paper number 2 जनवरी 2025 का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहली बात, थोड़ा एनालिसिस अगर आप जानना चाहें पेपर कैसा रहा, फिर मैं एक क्वेश्चन आपके साथ पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे क्लास में मैं कहता रहा कि पेपर कठिन आएंगे, इंट्रिकेट आएंगे, कुछ चीजें आपको सोचने पे विवश करेंगी। रीजन उसके कुछ ऑब्वियस बड़े थे कि आईसीआई ने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या कर दिए, इन्हांस कर दिए। तो स्वाभाविक है पेपर क्या आना था, लेंथी आना था, पेपर आपको स्ट्रेस में डालेगा। तो ऐसे प्रश्न थे। और क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ पेजेस आप देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस ही 24 थे। तो आप समझ लीजिए कि पढ़ने में कितना समय लगा होगा। सो टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल फैक्टर विच यू पीपल टेक इनटू अकाउंट। तो देखिए, जब मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं तो स्वाभाविक है जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए डिस्कशन है, रादर देन जो पेपर दे चुके हैं वो ये बिल्कुल मेरा वीडियो ना देखे जब तक आपके पेपर क्या ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। सो दैट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि जब आप पेपर देते हैं, पेपर दीजिए और सब कुछ भूल जाइए, जो होना था हो गया एंड मूव टू द नेक्स्ट पेपर। तो इस पेपर की जो एनालिसिस है क्या नजर आती है, कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, बिल्कुल डायरेक्ट भी हैं, लेकिन वो क्या है, एंड में दिखे। तो आईसीआई पहले ही कुछ क्वेश्चनों में आपके ऊपर क्या क्रिएट कर देता है, प्रेशर क्रिएट कर देता है। इसलिए क्लास में मैं हमेशा कहता हूं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, नोट्स बनाइए, टेस्ट में पक्का अपीयर कीजिए, वरना ये धुआं निकाल देगा। जैसे आप पहले ही प्रश्न देख लीजिए। अगर मैं क्या कहते हैं ये, क्योंकि यहां पे आपको प्रश्न सिर्फ इतना सा दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्यों? क्योंकि ये मैंने टाइप करवाया। लेकिन अगर आईसीआई के पेजेस का खोल के मैं दिखाऊं तो भैया पेपर, ये जो पहला प्रश्न था ना, उसके पेज के साइज के हिसाब से, उसके फॉन्ट के हिसाब से 1.5 पेज का प्रश्न था। मतलब पेज टर्नओवर करना पड़ रहा है। पेज टर्नओवर करते ही बंदे के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, हाय राम पता नहीं क्या है। इसलिए सारे क्वेश्चंस ढंग से पढ़ना, टेक्निकल पढ़ना। कोई भी पॉइंट आप कहेंगे कि ये मैं छोड़ जाऊं, वहीं पे धुआं बच्चों का निकला भी होगा, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, राइट। क्योंकि आप जो क्लास में बैठे हैं, मेनली क्योंकि जिनका पेपर आगे है, ये डिस्कशन उनके लिए ज्यादा है। जिनके साथ जो होना था कमबख्त हो गया। देखिए, 1 लाख इक्विटी शेयर है, 100 का 1 है, प्रीमियम 2 रुपए पे इस कंपनी ने जारी किया। जैसे मैं बार बार कहता हूं, हमेशा एग्जाम में ध्यान दीजिए कंपनी कौन सी है, पब्लिक है, प्राइवेट है, लिस्टेड है, राइट। तो आपने क्या किया है, ये शेयर इश्यू किए हैं, और इसके लिए आपने क्या इश्यू किया है, प्रोस्पेक्टस जारी किया है इस डेट को, और राइट। और आपने साफ कह दिया जो पैसा आएगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे एक्सक्लूसिवली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सम लाइफ सेविंग ड्रग्स, मतलब दवाइयां बनाएंगे। तो हम सारे जानते हैं प्रोस्पेक्टस जब आप इश्यू करते हो, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसके अंदर आप लिख के देते हो पैसे का उपयोग कहां किया जाएगा। अब होता क्या है, 2 बरस के बाद, क्योंकि 24 की बात है, कंपनी ने एक मार्केट सर्वे करवाया और पता चलता भयंकर डिमांड है आजकल किस चीज की, एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो भैया इससे संबंधित सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमारे नई जनरेशन के लिए तो काम सरल होता जा रहा है, एआई पे डालते जाओ, खुद का दिमाग यूज ना करो। सो देयरफॉर इस तरह की चीज बड़ी डेवलपमेंट होगी। और इसलिए कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है हम ये पैसा जो पब्लिक से आपने रेज किया, इस पैसे को हम डाइवर्ट करके क्या कर दें, ये पैसा इन्वेस्ट कर दें क्या, एक इक्विटी शेयर्स ऑफ एक लार्ज कंपनी। लार्ज का मतलब भी बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, लिस्टेड कंपनी, राइट। इतना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बंदे को आइडिया लग जाता है ये प्रश्न किस पे आया है, चैप्टर नंबर 3 पे आया है, सेक्शन नंबर 27 पे आया है, जहां हम पढ़ते हैं कि भाई साहब आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप वेरिएशन इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ प्रोस्पेक्टस में नहीं कर सकते, लेकिन करने के लिए स्वाभाविक है हम उसमें क्या पढ़ते हैं, कंडीशंस पढ़ते हैं। उनमें से 5वीं कंडीशन यही आती है, ये पैसा आप किसी और लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर में तो लगा ही नहीं सकते। तो ये वाला पॉइंट तो गड़बड़ हो गया।
कहता सिंस देयर वाज सरप्लस मनी फ्रॉम द अबव इक्विटी शेयर्स बोर्ड पास टू रेजोल्यूशंस। एक, हम 60 लाख रुपया एआई में लगाएंगे। क्या आप लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। और सेकंड, उन्होंने कहा हम 5 लाख इक्विटी शेयर्स में लगाना चाहते हैं। इक्विटी शेयर में तो कतई नहीं लगा सकते, कहीं और लगाना है तो हम कंडीशन क्या पढ़ते थे? हम ये पढ़ते थे, साहब क्या पास कीजिए एसआर। आप क्या करें, 2 न्यूज़पेपर में छाप दीजिए, अंग्रेजी देसी में। देन कंपनी की कहां चढ़ा दीजिए? वेबसाइट के ऊपर रीजंस वगैरह आप कोट कीजिए। क्लियर है? तो और जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उसको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो जहां तक एआई में लगाना है वो काम हो सकता है, लेकिन एक कतई नहीं हो सकता, कांट आप किसी और कंपनी के ईएस में लिस्टेड के पैसा लगा ही नहीं। 2 क्वेश्चन होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है और ये साफ देखिए यहां लिख भी दिया गया है, जब इक्विटी शेयर में लगा रहे हैं, वर्ड भी क्या डाल दिया उन्होंने, लिस्टेड। कहानी आगे बढ़ती है। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी अनवारंटेड सिचुएशन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर ने एक ईजीएम बुलाई और जहां पे वोट्स कास्ट इन फेवर क्या थे? इन एक्सेस ऑफ द वोट्स कास्ट अगेंस्ट थे। अरे भैया ये तो क्या पास हुआ? ऑर्डिनरी। और लॉ क्या कहता है? हमें क्या चाहिए? एसआर। एआई में भी पैसा लगाना है, एसआर तो चाहिए, ये भी डिफॉल्ट हो गया। अब प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं, बताइए। क्या जो रेजोल्यूशन पास हुआ ईजीएम में, अब एक लाइन यहां पढ़ लीजिए, शेयर होल्डर्स ने ऑब्जेक्ट किया है टू अबव एक्शन ऑफ द बोर्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, की जो रेजोल्यूशन पास हुआ वो प्रॉपर नहीं है। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ओआर नहीं, क्या चाहिए था? एसआर। और जब नोटिस जाता है उसके साथ क्या जाती है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। देन कहानी आगे बढ़ती है। डेट द प्रिस्क्राइब डिटेल्स ऑफ द नोटिस विच वॉज गिवन टू शेयर होल्डर्स शुड हैव बीन पब्लिश इन व्हाट? 2 अखबार, अंग्रेजी एंड देसी। बिल्कुल होना चाहिए, जहां कंपनी का क्या सिचुएटेड है, आरओ, और उसमें आप क्या, जैसे मैंने बताया था, जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। और ये रेजोल्यूशन जो 5 लाख ईएस में लगाना था ये इलीगल है, तो उनका कहना ये बिल्कुल सही है। ये प्रश्न कितने नंबर का है? 5। लेकिन जैसे मैंने कहा 1.5 पेज का था पेपर में, यहां तो मेरा टाइप्ड आपको दिख रहा है। क्लियर? आप कहो तो एग्जैक्टली आईसीआई का पेपर जिस तरह का आता है उसका पीडीएफ भी आई कैन शो यू। ठीक, चलें आगे। कहानी आगे बढ़ती है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं 5 नंबर का, साइज छोटा है, राइट? इजी प्रश्न, मैं इसे इजी कहूंगा। और पहले वाला भी मैं कोई टफ नहीं कहने वाला हूं, क्योंकि फिर भी एकदम सरल ही था, लेकिन साइज उसका क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो आप क्या हैं? आप स्टैट ऑडिटर हैं, कंपनी के हैं। कौन सी कंपनी के हैं? नॉन गवर्नमेंट, मतलब नॉर्मल कंपनी के हैं। और क्या हुआ? आपने रिजाइन कर दिया 2 महीने के बाद। और क्यों रिजाइन कर दिया? क्योंकि आप अपना प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते हो और आप नौकरी करना चाहते हो कहीं एमएनसी में। पर्सन किस पे है? कहता बताइए, एक ऑडिटर क्या कर गया? रिजाइन कर गया। तो रिजाइन कर गया, उसकी जगह क्या आएगा? नया आएगा। तो उन्होंने क्या पूछ लिया? भैया बता दीजिए कंडीशंस क्या होंगी। पहली बात, ऑब्वियसली पर्सन कहां आ गया? चैप्टर नंबर 10 के ऊपर आ गया, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, और सेक्शन नंबर 139 के 8 पे आ गया, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? कैजुअल वैकेंसी, क्योंकि रिजाइन किया है। तो कैजुअल वैकेंसी फिल कैसे करेगा? क्योंकि अपॉइंटमेंट पूछा, तो पहला पॉइंट क्या है? कौन फिल करेगा? बोर्ड फिल करेगा। बोर्ड की ये पावर है, राइट? नंबर 2 क्या होता है? अगर रेजिग्नेशन रीजन है तो उसमें क्या ध्यान रखना? अच्छा, बोर्ड का टाइम भी बता दूं। बोर्ड को ये फिल करनी होती है कितने दिन के अंदर? 30 दिन के भीतर। नंबर 2 ये रहता है कि रेजिग्नेशन रीजन है तो बोर्ड को क्या करवाना पड़ता है? अप्रूवल करवाना पड़ता है। कहां? मेंबर से। कहां? जनरल मीटिंग में। और समय कितना होता है? 2 महीने के भीतर। 2 महीने लिख दिया, सॉरी, 3 महीने के भीतर आपको उनसे क्या करवानी पड़ती है? इसकी अप्रूवल करवानी पड़ती है मेंबर से। तो सिंपल सा प्रश्न था, सिंपल सा ही क्या था? आंसर था। तो मैं इसे इजी क्वेश्चन लेके चलता हूं। अगला प्रश्न देखिए, आपको नजर आएगा फैमा के ऊपर। तो कहता है मिस्टर लाल जो है ये क्या है? पराई है, मतलब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। और इन्होंने क्या किया है? 4 रेजिडेंशियल इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां खरीद लिए? कैलकाटा, मीन्स भारत में पैसा लगाया। तो डैट मीन्स एक चीज तय हो गई, ये क्या हो गए? पराई हो गए, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। जब आप आईपी खरीद रहे हैं तो हमें ये पता चल गया ट्रांजैक्शन कौन सी होगी? कैट होगी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो आप पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 6 में। और सेक्शन 6 का एग्जैक्टली कहूं, सब सेक्शन 2 ये कहता है पराई ने अगर भारत में पैसा लगाना है तो उसके ऊपर हम क्या पढ़ के आते हैं भैया? उसके ऊपर हम पढ़ के आते हैं शेड्यूल नंबर, कौन सा भैया? अगर आपको याद हो तो आप शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि पैसा कौन लगा रहा है?
PROI पैसा लगा रहा है तो याद होना चाहिए आपको स्केड्यूल नंबर कौन सा लगा, 2 लगा। PROI के ऊपर था, प्री के ऊपर स्केड्यूल 1 था ऑब्वियसली। और ये क्या है, फेमा की रेगुलेशंस नंबर 2000 जो कि अलाउ करती हैं आप इस तरह से रुपया लगा सकते हैं। क्वेश्चन का अगले हिस्से पे सेकंड लाइन में चलते हैं। कहता है नेगोशिएशन ये होता है जो कैलकाटा में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, नेगोशिएशन क्या हुआ, कितने रुपए में खरीदेंगे, 2 करोड़। लेकिन ध्यान दीजिएगा कितना प्रॉपर्टी, 4 खरीदे हो, ईच का रेट उसने बताया है। और कहता है और ये नेगोशिएशन किसके साथ हो रही है, विद द कंपनीज ओन्ड बाय व्हाट, बिल्डर। तो दैट मींस कोई भारतीय कंपनी के साथ आप ये डील कर रहे हो। कहता अमाउंट कैसे देना है, 2 इंस्टॉलमेंट में देना है और टू बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स एज 60%, लेकिन कब देना है, ऑन इमीडिएट बेसिस ऑन द बुकिंग एंड द बैलेंस ऑन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब 60% अभी, 40% बाद में हो गया, राइट। तो इसके बाद क्या कहता है, ये ट्रांजैक्शन किसने करी, जैसे मैंने हाईलाइट भी किया, किसने करी, कंपनी ने करी। अब कंपनी ने ये ट्रांजैक्शन करी है, किसके थ्रू करी है, ब्रोकर। तो ब्रोकर से आपके जहन में याद आ गया होगा क्या देना पड़ेगा, उन्हें कमीशन देना पड़ेगा। और ये क्या बन गई, क्यूट बन गई। क्यूट बोले तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पड़ गई, जिसके ऊपर हम पढ़ते हैं भैया रूल नंबर 5, स्केड्यूल नंबर 3। और ऑब्वियसली यहां क्योंकि क्यूट बन गई तो यहां फेमा के क्या आगे, रूल्स आगे, रेगुलेशंस की बजाय, याद आ गया। और हम उसको 2 कैटेगरी में पढ़ते थे, एक किसके लिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, एक किसके लिए, नॉन इंडिविजुअल के लिए। तो पर्सन किसके ऊपर है, कंपनी के ऊपर है। याद कीजिएगा 4 ट्रांजैक्शन हम उसके ऊपर पढ़ा करते हैं। तो कहता है 2 ब्रोकर के थ्रू आप ये कर रहे हो, इसलिए आपने क्या किया, आप फिर आगे कहानी बढ़ती है क्योंकि इन ब्रोकर को मार्क कर लीजिए, चाहे वर्ड क्या आ गया, क्या देना है, कमीशन देना है। अब कहता है टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक ये मिस्टर लाल ने क्या किया, 60% पैसा 4 प्रॉपर्टीज का डायरेक्टली किसको दे दिया, कंपनी को दे दिया। अच्छी बात है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कहता है वेदर इन्वेस्टमेंट, पहले तो ये बताओ क्या जो इन्वेस्टमेंट करी है किसने, मुरारी लाल ने, वो परमिसिबल है। तो ऑब्वियसली परमिसिबल है, उसका आंसर मैंने यहां पहले लिख के दे दिया प्यारे में। अब प्रश्न है क्या कमीशन दे सकते हैं, जी हां दे सकते हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट में देखो उसने क्या पूछ लिया, कितना कमीशन दे सकते हैं अपन ईच ब्रोकर को विदाउट, आ गया आरबीआई अप्रूवल, इसलिए स्केड्यूल 3 लग गया था, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वाला। तो याद कीजिए हम पढ़ा करते थे, पहली बात बिना आरबीआई से पूछे आप पैसा दे सकते हो, और वो भी कितना, पर ट्रांजैक्शन था, दैट वाज इंपॉर्टेंट, पर ट्रांजैक्शन था। और हम पढ़ते थे लिमिट क्या आती थी, $25,000 की, कंपेयर्ड विद व्हाट, 5% किस चीज का, जो भारत में पैसा आ गया, याद है, इनवर्ड रेमिटेंस। और फिर हम पढ़ते थे विच एवर इज व्हाट, अरे सोच लीजिए, विच एवर इज हायर था या लेस था, विच एवर इज हायर था। तो उतने अमाउंट तक बिना आरबीआई से पूछे आप दे सकते हैं। अब इनवर्ड रेमिटेंस को नेचुरल है, यहां आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी कितने की थी, 2 करोड़ की थी, ठीक है। ईच लिखा था, 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और रेमिटेंस कितना आ रहा है, 60% आ रहा है। और कमीशन का रेट क्या था, 5% था। अब जैसे मैं लॉ के पेपर में हमेशा आपको बोलता हूं कि यार बहुत जगह पे आपको पेपर में क्या लेनी पड़ती है, अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं, राइट, क्लियर। तो उसमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, आपको संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या था, अमाउंट पर ट्रांजैक्शन था, राइट। और फिर उसने कहा हमने क्या दिया है, कमीशन किसको दिया है, ईच ब्रोकर को। तो ईच ब्रोकर क्या होगी, एक अलग अलग क्या होगी, ट्रांजैक्शन होगी। अब फिर कितनी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी, 4 थी, आप उसके भी रिलेटेड अजम्पशन दे सकते थे कि हम इनको क्या मान रहे हैं, एक ही ट्रांजैक्शन या अलग अलग 4। तो कुछ इस तरह की चीजें आईसीआई ने इस पेपर में करी जो थोड़ा अपने को प्रिजम्पशन भी लेना पड़ता है। आइए, तो पहला प्रश्न जो है ये यहां हो जाता है। इसके बाद आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगेन कंपनीज एक्ट पे हमें दिखेगा, मैंने हाईलाइट किया हुआ, आप प्राइवेट लिमिटेड हैं लेकिन आप क्या है, होली ओन्ड सब्सिडरी हैं किसी पब्लिक कंपनी की। तो इससे हमें पता चल जाता है 2 का 71 का क्लॉज बी की क्या प्रोविजो, कि ये प्राइवेट कंपनी की भी क्या बन गई, डीम्ड पब्लिक कंपनी बन गई। इज दैट ओके। एक तो जितनी एक लाइन पढ़े बंदा उससे आइडिया निकाल ले क्या है। और जो ये पब्लिक कंपनी है ये कौन है, लिस्टेड है,
कहता बोर्ड, किसका बोर्ड, लेकिन प्राइवेट कंपनी ने डिसाइड किया है एक प्रपोजल कि अपन क्या देंगे, लोन देंगे। कितने का देंगे, 15 लाख का, 20 लाख का किसको देंगे, सोहन एंड सुबर्णा को देंगे। किस लिए देंगे, यह है इंटरेस्टिंग बात कि वो हमारे क्या खरीद लें, फुली पेड अप शेयर्स। क्लियर, ध्यान से देखिएगा, आप पब्लिक कंपनी बन गए। ये इतना पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रश्न कहाँ है, चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर से आया और सेक्शन नंबर किससे आ गया, 67, जहां हम पढ़ते हैं पब्लिक कंपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती है अपने क्या खरीदने के लिए, शेयर्स या अपनी होल्डिंग के। और बाय डिफॉल्ट आप प्राइवेट नहीं है, क्या बन गए, पब्लिक बन गए। तो ये सारे एक एक पॉइंट देखिए हार्मोनियस कितना हो रहा है। अब आप वो स्किप कर जाएंगे 2 का 71 का क्लॉज का, बी का प्रोविजो, आपका पूरा क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक एक चीज माइन्यूट लेवल पे। तो आप लोन दे रहे हैं इनको, लेकिन याद कीजिए वहीं पे हम एक्सेप्शन पढ़े थे। आप लोन दे सकते हैं 6 महीने की सैलरी तक का दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, एम्प्लॉय को दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे सकते डायरेक्टर या केएमपी जो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में है। याद आ गया। इसके लिए आपको केएमपी की डेफिनेशन आनी चाहिए 2 का 51, जहां हम 6 + 2 करके कितने पॉइंट पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न को मैंने हाईलाइट किया, जो सोहन जी जिनको 15 लाख मिल रहा है वो कौन है, डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर है। नो डाउट केएमपी के अंदर कौन आता है, मैनेजर आता है, बट ये मैनेजर थोड़े, ये तो क्या है, उसके नीचे हो गया। तो डैट मीन्स ये केएमपी नहीं है, ये क्या बन गया, एम्प्लॉय बन गया। अपन इसको लोन दे सकते हैं, लेकिन अपने को क्या देखना होगा, इसकी तनख्वाह देखनी होगी। तो लिखा है इसकी मंथली तनख्वाह कितनी, 1 लाख। 1 लाख को 6 से मल्टीप्लाई आप करेंगे, क्या बनेगा, 6 लाख बनेगा। आप लोन कितना दे रहे थे, 15 लाख, तो भैया 15 लाख तो आप ना दे पाएंगे। आगे लिखा है सुबर्णा जी जो है, जिनको 20 लाख दिया गया है, ये सी है लेकिन सीएफओ है। सीएफओ है तो किसके अंदर आ गया, केएमपी के अंदर आ गया। तो केएमपी को तो आप दे ही नहीं सकते, बात ही क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, बताइए क्या ये प्रपोज लोन्स इन दोनों को जो आप डिसबर्स करना चाहते हैं, क्या आप वैसा कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली मैंने बताई दिया आपको। कहता क्या आंसर होगा, इन केस ओनली 25%, अगर कितने 25% शेयर्स लिए हैं, तो डैट में जो प्राइवेट कंपनी है वो सब्सिडरी नहीं बनी, सब्सिडरी नहीं बनी पब्लिक की, तो वो क्या बन गई, वो प्राइवेट कंपनी ही बन गई। राइट, तो अगर तो इन दैट सिचुएशन तो सेक्शन लगा नहीं, लेकिन अब इसके ऊपर क्या लगती है, देखिए हम क्लियरली पढ़ के आते हैं 67 के अंदर ही नॉन एप्लीकेबिलिटी कि सेक्शन लगेगा ही नहीं प्राइवेट कंपनी पे अगर कितनी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, 3 हो जाएं। कुछ याद आ गया? yes, पहली कंडीशन क्या थी, किसी और बीसी ने आप में इन्वेस्ट ना किया हो, तो 25% भी किया हुआ तो इन्वेस्ट किया हुआ आपके अंदर। तो इसलिए हमारा आंसर क्या नहीं होगा, डिफरेंट हो नहीं सकता, क्योंकि आप नॉन एप्लीकेबिलिटी के अंदर भी नहीं आए। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग? ओके, अगला प्रश्न। ये प्रश्न भी देखिए, उन्होंने देखिए इस तरह से भी आईसीआई ने बाइफर्केशन करके दिए कि हम ये 5 नंबर का पूछ रहे हैं, कुछ इस तरीके से पूछ रहे हैं। राइट, 2 पार्ट। तो अगला आता है बढ़िया प्रश्न, मैं इसे कहूंगा। तो ये कुछ एक्सट्रैक्ट्स दे रखे हैं, प्राइवेट अगेन कंपनी है और उसकी बैलेंस शीट के दे रखे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो मैंने अंडरलाइन किया है, आप प्राइवेट कंपनी है, ना आप स्टार्टअप है, ना आप एसोसिएट है, ना ही आप सब्सिडरी हैं, और ये डिटेल दे रखी है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है एनुअल रिटर्न एंड एफएस की फाइलिंग का, बड़ी अच्छी बात है। और कंपनी ने सारा पैसा रीपे किया है, जो पैसा उन्होंने कहां से उठाया था, डिपॉजिट। डिपॉजिट देख के याद आ गया आपको, चैप्टर नंबर 5 सेक्शन 73 से 76A लग जाता है। क्लास में हम इतना मेहनत किए कि एग्जैक्टली सेक्शन ना याद हो तो आप लिख के आ सकते हैं, लॉ ऑन द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन, इस तरह से हेडिंग डाल के हर जगह मैंने ये चीज आपको करवा रखी है। राइट, तो डिपॉजिट्स की बात हो रही है। कहता सिंस द कंपनी सक्सेसफुल थी, एक इसका हाउसिंग प्रोजेक्ट था और उससे बाय यूटिलाइजिंग द मनी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, तो कहता है बोर्ड इंटरेस्टेड था इन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स वंस मोर, आप और डिपॉजिट से पैसा रेज करना चाहते हैं। राइट, एंड टेक अप अनदर हाउसिंग प्रोजेक्ट इन नोएडा सिंस द मेंबर्स वर हैविंग सफिशिएंट सरप्लस मनी। तो डैट मीन डिपॉजिट का पैसा कौन लगाने जा रहा है, आपके मेंबर्स पैसा लगाने जा रहे हैं। और आप कौन सी कंपनी थे, आप हैं प्राइवेट कंपनी। तो बेसिकली ऑब्वियसली इसके ऊपर हम सेक्शन 73 रेड विद इस चैप्टर का रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। ऑब्वियसली आपकी क्लास में अभी हमारा ये चैप्टर टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग ऑब्वियसली नहीं भी हुआ है। राइट, लेकिन चलिए फिर भी आज हम डिस्कशन इस चीज की कर रहे हैं। तो आगे क्या कहता है, however their condition was that the same will be provided by them if the company accepts deposits
एंड सारी कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस एंड रूल्स लगेंगे, स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करना होगा। बोर्ड इस चीज के लिए सपोर्ट में नहीं था कि हम कोई भी पैसा कहां डालें, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में डालें। देखिए लिमिट जैसे मैंने क्लास में डिबेंचर के ऊपर सेक्शन 71 करवाते हुए करवाई थी कि भैया इन दोनों की लिमिट क्या रहती है, सेम ही रहती है। एग्जैक्टली कहें तो सेक्शन नंबर 73 का 2 का सी कहता है डिपॉजिट को रीपे करने के लिए आपको रिजर्व बनाना पड़ता है, और कितना बनाना पड़ता है, 20% डिपॉजिट जो क्या हो रहे हैं आपके मेच्योर हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, और ये बनाना पड़ता है इस साल के कहां तक, 30 अप्रैल तक बनाना होता है। तो इसके ऊपर तो जवाब मैंने यही दे दिया कि बोर्ड नहीं डालना चाहता, ये तो टोटली क्या है, गलत है। कहानी आगे बढ़ती है, कहता है सिंस द रीपेमेंट वाज टू बी मेड आउट ऑफ द मनी रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, जो बुक करने वाले थे फ्लैट्स, 2 प्रपोजल बोर्ड के सामने आते हैं जिनमें से एक सेलेक्ट करना है। अब आपसे पूछा गया कौन सा अपने को सेलेक्ट करना चाहिए, तो ये 2 लिमिट दे रखी है, एक डिपॉजिट अपन लेना चाहते हैं 20 करोड़ का, एक कितना लेना चाहते हैं 14 करोड़ का, और ये बिल्कुल जैसे सेक्शन 67 वाली लिमिट्स पढ़ते हो उसी तरह से यहाँ की लिमिट्स आती हैं। तो मैं हल्की फुल्की इनकी लिख देता हूं। तो देखिए प्राइवेट कंपनी के ऊपर हम पढ़ते हैं आप डिपॉजिट्स कितना रेज कर सकते हो, उसकी लिमिट क्या है, तो आप रेज कर सकते हो 100% तक का, किसका पैसा, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो आपको यहां क्वेश्चन में दे रखी हैं, रेज कर सकते हो इतना। लेकिन आगे हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर कि ये जो लिमिट है ये नहीं लगेगी, नॉन एप्लीकेबिलिटी नहीं लगेगी अगर आप कितनी कंडीशन सेटिस्फाई कर दें, 3, 1 2 3। दूसरी है मेन, पहली बात तो आप क्या नहीं होने चाहिए, नॉट एसोसिएट या सब्सिडरी कंपनी, जो हमारे क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ था। और नंबर 2 आता है बिल्कुल जैसे 67 में आपने पढ़ा था कि बोरिंग्स जो हैं आपकी वो क्या होनी चाहिए, लेस देन, क्या, लेस देन द लीस्ट ऑफ, एक ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल और ₹50 करोड़। तो बोरिंग्स यहां दे रखिए, आप ये लिमिट निकाल के लगा दीजिए। और तीसरी हमारी लिमिट क्या आती है, कोई आपका बोरिंग का क्या नहीं होना चाहिए, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी मैंने क्लास में पूरा नहीं करवाया, फिर भी मोटा मोटा मैंने यहां कर दिया, राइट, डिस्कस आपसे एक बार। तो इसके बाद आसान क्वेश्चन देखिए, जीसीए के ऊपर आ गया 4 नंबर का, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट आप सारे जानते हो, 3 का 18 में हम डेफिनेशन पढ़ के आते हैं, इंक्लूसिव डेफिनेशन, और क्लास में मैंने कोड की से आपको करवाई रखा है, मिस एंड मिस्टर, 4 पॉइंट सीधे सीधे आपने लिखने थे, ठीक है। अब मैटर हो गया, सब्सटेंस हो गया, मीन्स हो गया, और से रिकॉर्ड हो गया। अब आपसे पूछा गया ये पीओए और चेक क्या डॉक्यूमेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पहले भी आया हुआ, सेम आपको करवाया भी क्लास में, दोनों का आंसर क्या, यस, ये दोनों के दोनों है। तो ये इजी प्रश्न हो गया। मतलब सीखने वाली चीज क्या है इस पेपर को देख के, जिनका आगे पेपर होना, आप सबसे पहले आपने कतई भी नर्वस मत हुई, आप पहले वो प्रश्न कीजिए जिसके आप पर पूरी तरह से क्या है, शौर्य है, राइट, ताकि नेगेटिविटी आपके अंदर ना आ सके। सो अगला प्रश्न देखिए, कहता मैंने हाईलाइट तो किया ही हुआ है, आप ये नाम दे रखा है और आप प्राइवेट कंपनी है, आप इस डेट को हाईलाइट किया मैंने। तो हुआ क्या है कि मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर करवा रखा ट्रेड नाम सेम इसी नाम से, ठीक है, तो उस नाम से तो कंपनी बन ही नहीं सकती, याद आ गया, क्योंकि हम अंडर सेक्शन 4 मेमोरेंडम में यही पढ़ के आते हैं, सेम सिमिलर नाम आप रख रिजेंबलिंग नहीं सकते। तो होता क्या है, कंपनी तो इस डेट को बनी है, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखी इस डेट को। मिस्टर एक्स दरअसल काफी अरसे से बीमार है, और मिस्टर एक्स ठीक होके आते हैं इस डेट को 24 में, और अपना ऑफिस ज्वाइन करते हैं। उन्हें अपने स्टाफ से पता चलता है एक कंपनी बन गई है बिल्कुल ऐसे ही नाम की। उन्होंने कंप्लेंट करी आरडी के पास, कब करी, 10 जुलाई 24 को। मोटा मोटा इतना देखते हुए आपको पता चल गया होगा, प्रश्न कंपनीज एक्ट के चैप्टर नंबर 2 पे है, आईएनसी इनकॉर्पोरेशन पे है, सेक्शन 3 से 22 पे ऊपर पढ़ते हैं, और आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन किस पे है, सेक्शन 16 पे है, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम के ऊपर है। वहां हम पढ़ते हैं कि जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है कितने अरसे तक आप एप्लीकेशन दे सकते हो आरडी को, 3 साल तक। और 3 साल कहां से स्टार्ट होते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो दैट मीन्स मोटा मोटा 2025 तक चला जाएगा। आपने कब कंप्लेंट फाइल करी है, आपने तो 24 में करी है, बिल्कुल बढ़िया किया आपने, राइट। और इसके बाद क्या होता है, आरडी इसको एग्जामिन करते हैं और अपना ऑर्डर जारी कर देते हैं कंपनी को कि भैया आप अपना नाम चेंज करो। तो आरडी ने क्या किया, बिल्कुल ठीक किया। आप सारे जानते हैं सेक्शन 16 में हम पढ़ते हैं, और से नाम बदलना है कितने दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर, राइट।
मिस्टर डी जो हैं डायरेक्टर हैं इस प्राइवेट कंपनी के, उन्हें थोड़ी आपत्ति है आरडी के निर्णय से, और वो कहते हैं इन ग्राउंड्स के ऊपर ये निर्णय ठीक नहीं है। कहते हैं दैट द नेम ऑफ कंपनी इज नॉट टू आइडेंटिकल। भैया इसके अलावा और क्या होता है आइडेंटिकल हमें नहीं मालूम, तो आपका कहना ये सिवाय बदतमीजी के और कुछ नहीं है। देन कहता स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड 2 साल का कंप्लीट करना ना भैया, बस ये 1 साल तुम ज्यादा डाल लेते तो ये क्लेश ना होता। क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। तो हम कहेंगे डायरेक्टर साहब का ऐसा कहना सिवाय बदतमीजी के कुछ नहीं है, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा गया है वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर डी इज टेनेबल, तो हम कहेंगे सॉरी आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। चलिए कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं छोटा सा ही है, 3 नंबर का है और ये चैप्टर नंबर 7 पे आया है। मेंबर्स ऑफ जो भी है इस कंपनी के जिनके पास क्या है मोर देन 2% टोटल वोटिंग पावर है, वो एक स्पेशल नोटिस देना चाहते हैं कि रेजोल्यूशन पास करने के लिए कि क्या अपॉइंट हो ऑडिटर, लेकिन कौन सा, जो पहले से है वो नहीं, कोई और अपॉइंट हो। राइट, कहता बताइए क्या मेंबर्स ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए एज आई सेड चैप्टर नंबर 7 के ऊपर ये प्रश्न आता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे 88 से 122, और उसका ये सेक्शन नंबर लग जाता है 115। 115 कहता है मेंबर्स ये स्पेशल नोटिस दे सकते हैं, 2 कंडीशन होती हैं, या तो उनके पास कम से कम 1% वोटिंग राइट हो, या फिर कम से कम उनके पास 5 लाख रुपए की क्या हो पीयूसी। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, द आंसर इज यस। तो मैं इसे बड़ा आसान प्रश्न कहूंगा, और इंटरेस्टिंगली इस पेपर में एक और एनालिसिस मेरे को देखने को मिला, ये जो लिमिट देख रहे हैं ये एक और क्वेश्चन में दोबारा फिर रिपीट करेगा। तो इस तरह से मेरे को 2 क्वेश्चन में, अभी आपने देखा वो नॉन एप्लीकेबिलिटी वाली लिमिट्स 67 और डिपॉजिट्स में भी अपने को क्या आ गई, सेम जैसे आ गया, तो ऐसे 2 प्रश्न नजर आते हैं। दिस आवर्ल से इससे ज्यादा आसान तो कुछ और हो नहीं सकता। अगला हिस्सा 2 नंबर का है, कहता है आप मेंबर हैं लिस्टेड कंपनी के हु हैज कास्ट हिज वोट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, मतलब घर बैठे आप क्या डाला है, वोट डाला है, क्या आप मीटिंग में आ सकते हैं, द आंसर इज यस। क्या वहां आकर के आप अपना वोट चेंज कर सकते हैं, द आंसर इज नो। तो ये 2 नंबर का मैं कहता हूं पूरे पेपर में 2 के 2 नंबर मिलते हैं, इसी चैप्टर के ऊपर आ जाता है, सेक्शन नंबर 108 आ जाता है, और रेड विद हम इसे पढ़ते हैं रूल नंबर 20, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसे आसान प्रश्न दोनों को ही कहूंगा। उसके अगला भी डायरेक्ट है, आसान है, ऑब्वियसली जीसीए के ऊपर आ गया, सॉरी आईओएस के ऊपर आ गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के किसके ऊपर आ गया, प्राइमरी रूल्स पे आ गया, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ते हो लिटरल कंस्ट्रक्शन, जैसा है वैसे ही। वहीं पे देखिए लेटिन मैक्सिम हम ये याद करते थे, एब्सोल्यूटा, सेंटेंशिया, एक्सपोजिटो, नॉन इंडिकेट। ठीक है, कहने का मतलब है अगर प्लेन वर्ड्स है बिना मतलब में उसका कोई इंटरप्रिटेशन करने की सेंस नहीं है। राइट, तो इससे ज्यादा डायरेक्ट तो क्या होगा 4 नंबर का। सो दैट वाज द इजी पार्ट। मूविंग अहेड, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, फॉरेन कंपनी के ऊपर आया है। फॉरेन कंपनी आप जानते हैं कंपनीज एक्ट में आता है, चैप्टर नंबर 22 के अंदर आता है, सेक्शन 379 से 393A, और 2 का 42 में उसकी क्या पढ़ते हैं आप, डेफिनेशन पढ़ते हैं। और अगर याद करें बाय डिफॉल्ट आप क्लास में बैठे हैं, क्योंकि हमने कल ही इसके ऊपर जिक्र किया था, और मैंने कहा था एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आया है, और ये एमटीपी का क्वेश्चन है, दिसंबर का है, और सीए फाइनल का है। और देखिए फॉरेन कंपनी का चैप्टर इंटर में आया ही कौन से साल में, 2024 में। और मैं आप सारे जानते हैं पिछले 50 अटेम्प्ट के क्वेश्चन करवाता हूं, चाहे वो इंटर के हैं या फाइनल के हैं, कहीं से भी। और आपने मेरी किताब में शायद कल ही किया होगा कॉपी पेस्ट ये क्वेश्चन किया, ये वाला अगर राइट। सो देखिए हमसे क्या पूछा गया है, कंपनी कहां बनी, सिंगापुर में, रजिस्टर्ड भी कहां की है, सिंगापुर की है। और फॉरेन कंपनी के लिए क्या जरूरी होता है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। राइट, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया जो आप पढ़ते हैं सेक्शन 386 के अंदर। तो बेटा यहां लिखा है, और नो डाउट क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग भी पढ़ के आते हैं, इस चैप्टर के रूल नंबर किसके अंदर, 2 का 1 का सी, जो आपको कोड की भी याद होगी, बस फोर्ड नाम से मैंने आपको 5 पॉइंट याद करवाए थे। तो देखिए क्या कर रहे हो आप, डेवलप पेशेंट्स व्हाट, डेटाबेस, डेटा बना रहे हो तो बन गया इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। और हॉस्पिटल कहां का, मुंबई का, तो बन गया प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो यहां तो हम क्या कह देंगे, भैया तुम क्या बन गए, फॉरेन कंपनी बन गए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर का, 4 पॉइंट है, पूरे 5 पेपर में आ सकते हैं। अगेन यूएई है, बाहरी रजिस्टर्ड हुए, लेकिन क्या नहीं है, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया नहीं है। लेकिन आपने क्या इंप्लॉय किए हुए, एजेंट्स, तो जस्ट एजेंट इंप्लॉय करने से हम प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं मानेंगे, तो भैया ये तो ना आ पाएगा।
तीसरा क्या आ गया, केप टाउन, आपको पता होना चाहिए साउथ अफ्रीका। अब ये किसी बच्चे को नॉलेज नहीं है तो वो फिर मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। कई बच्चे हमारे केप को कैप बना दें तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। हमारी क्लास में भी टोपी वाले भाई साहब बैठे हैं। ये कंपनी साउथ अफ्रीका की है। भारत में क्या करी है, बोर्ड मीटिंग। अब ले तो पता होना चाहिए, ले एंड लद्दाख। बोर्ड मीटिंग कर लेने से प्लेस ऑफ बिजनेस आपका नहीं बनता है। जर्मनी की ही कंपनी है, लेकिन कितने हैं भारतीयों के पास शेयर्स, 49% है। तो यहां पता होना चाहिए सेक्शन 379 का 2 नहीं लगा। वहां लिमिट क्या लगती है, कम से कम 50% भारतीयों के पास हो, तब तो आप क्या बन जाते, डीम्ड इंडियन कंपनी भी बन जाते। तो यहां हम इसे अकेला क्या मान लेंगे, फॉरेन कंपनी, राइट। चलिए अगला प्रश्न एलएलपी पे आपको नजर आएगा। अल से इजी क्वेश्चन, 5 नंबर का है, 2 हिस्से पूछे गए हैं। कहता आप एक एलएलपी हैं, आप 2020 में बने हैं और आप कुछ ऑटोमोबाइल का काम कर रहे हैं। नवीन जी एंड सुरेश जी उसके डीपी हैं और वो रिस्पॉन्सिबल हैं कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ऑब्टेन करने के लिए। 2021 में आपके खिलाफ क्या हो गया, एक इन्वेस्टिगेशन कर लिया किसने, ट्राइब्यूनल ने, क्योंकि आप फ्रॉड में क्या थे, शामिल थे। मिस्टर जे कौन है, एक अकाउंट मैनेजर एंड एम्प्लॉय हैं, उनके ऊपर भी एक्यूजेशंस लगी गई कि आप फ्रॉड में शामिल हैं। ट्राइब्यूनल ने पेनल्टी लगा दिया कि जे तुम्हें ये पैसा देना होगा। जे ने ट्राइब्यूनल के पास अप्रोच किया और क्या प्रोवाइड की उसने, वाइटल इंफॉर्मेशन। इतना पढ़ते ही मेरे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, किसके ऊपर आ गया क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 31। किसके ऊपर पढ़ के आते हैं अपन, विसल ब्लोअर के ऊपर, राइट। और उसने ये भी बताया कि कंपनी में कुछ और भी ब्लैक शीप इन्वॉल्व हैं जो फ्रॉड में शामिल हैं। ट्राइब्यूनल कंसीडर करिए कि क्या उसको पेनल्टी में अपन कुछ रिलीफ दे सकते हैं, नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं, यही सेक्शन कहता है। तो पहला पार्ट है, क्या हम वेव या रिड्यूस, पूरा वेव भी कर सकते हैं, रिड्यूस, यस, दोनों काम कर सकते हैं, यही 31 कहता है। नंबर 2 का एलएलपी को गुस्सा आया, वो उसको सस्पेंड करना चाहती, तो हम इसी सेक्शन में पढ़ते हैं, आप कोई भी नेगेटिव कार्रवाई अपने किसी एम्प्लॉय के खिलाफ कर नहीं सकते। द आंसर इज नो। अगला क्वेश्चन फिर इजी आ गया भैया, किसके ऊपर आ गया, आईएएस के ऊपर आ गया। अगेन किसके ऊपर आ गया, प्राइमरी रूल्स पे आ गया। इंटरेस्टिंग चीज है, देखो प्राइमरी रूल पे कितने आ गए, 2 आ गए। सीधा सीधा पूछा गया है, क्या पूछा गया, इज देम जेनरिस ऑफ द सेम क्लास, कलर, काइंड, स्पीशी। तो आपने कुछ क्या किए, पर्टिकुलर वर्ड्स इस्तेमाल किए, किसके, एक पर्टिकुलर क्लास के, and not fully exhausted followed by general words। तो general words shall derive their color from the specific words, यही पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कब यूज देम नहीं लगेगा। इसने 3 पॉइंट पूछ लिए, याद करो क्लास में मैंने पेड नाम की कोड की से बल्कि आपको 5 पॉइंट करवाए थे। तो जैसे पी से क्या था कि भाई प्रीसीडिंग टर्म क्या है, जनरल है। ई से आपने एग्जॉस्ट कर दिया द होल जीनस, एंड डी से कि वर्ड्स ही क्या है, दे आर डाइवर्स इन नेचर, राइट। कुछ याद आ गया ऐसा, शायद बहुत पहले किया हो। अगला इससे ज्यादा आसान देखिए प्रश्न, तो मैं कहूंगा अभी तक शायद वर्ड में बना ही नहीं होगा, क्योंकि आपसे क्या पूछ लिया गया है, क्वेश्चन सॉरी बी पार्ट वाला मैं एक बार आसान वाला पहले कर देता हूं। ये मैं कह रहा था सबसे आसान, सर्कमस्टांसेस पूछ ली वाइंडिंग आपकी। सेक्शन नंबर क्या आ गया, 64, जहां हमने 5 पॉइंट कोड की किससे की थी, एमएसडी डीजे। एम से कि भाई 6 महीने से ऊपर टप गए, 2 पार्टनर नहीं रहे। एस से देश के खिलाफ था, सॉवरेंटी। डी से क्या था, आप डिफॉल्ट के ARFS का 5 साल वाला। और डी से क्या था, तुमने डिसाइड किया है कि वॉलेंटरी अपन थ्रू ट्राइब्यूनल बंद कर देंगे। जे से क्या था, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। तो इससे आसान तो है नहीं। असली क्वेश्चन देखिए 135, ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट के चैप्टर नंबर किस पे आ गया, 9 के ऊपर आ गया। सेक्शन 128 से लेके 138 किसके ऊपर आ गया, CSR के ऊपर आ गया। और मैं यही कह रहा था CSR पे क्वेश्चन आए, ये हो ही नहीं सकता। तो मैं कहूंगा थोड़ा इंटरेस्टिंग पूछा ICAI ने क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का प्रश्न कभी पहले पूछा नहीं था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही पहली बार क्या थे, नहीं थे, जैसे डिपॉजिट्स वाला ही वो। तो क्या कहता है, आप एक पब्लिक कंपनी है, आपके ऊपर 135 लग गया है, एंड इट हैज मिनिमम एवरेज ऑब्लिगेशन। मतलब कंपनी CSR पे कितना पैसा लगा रही है, 15 करोड़ लगा रही है, और कितना साल से लगा रही है, पिछले 5 साल से लगा रही है। ठीक है जी। तो अब आपसे पूछा गया, बताइए इंपैक्ट असेसमेंट क्या है। मैं कहूंगा तीनों पॉइंट जो पूछे गए उनका सबका आंसर इकट्ठा है, जो हमने क्लास में किया था, जहां हमने क्या पढ़ा था कि अगर तुम एवरेज CSR के ऊपर कितना पैसा लगा रहे हो, कम से कम 10 करोड़ लगा रहे हो, कितने साल से लगा रहे हो, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से लगा रहे हो। यहां तो 15 हो गया, और 5 साल लिखा है, 3
साल अपने को चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो यहां कंपनी को क्या करवानी होती है, इंपैक्ट असेसमेंट, कि जिस सीएसआर में पैसा लगाया उसका कुछ इंपैक्ट निकला भी या नहीं। देन जैसे कौन कंडक्ट करेगा, तो हम यही पढ़ते थे, आप ये पैसा किसके थ्रू, ये इंपैक्ट असेसमेंट किससे करवाओगे, किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाओगे। कुछ याद आ गया? देन हम ये पढ़ते थे, अगर सीएसआर के ऊपर आउटले, क्योंकि अलग अलग कार्य भी हो सकते हैं, अगर आप पैसा कम से कम क्या लगा रहे हो, 1 करोड़ रुपया लगा रहे हो, और वो काम को कंप्लीट किए हुए, उस काम को कंप्लीट किए हुए आज कितना साल हो गया, कम से कम 1 साल हो गया हो, क्योंकि इंपैक्ट तो बाद में ही आता है। जैसे आप पढ़ते हो, इंपैक्ट तो बाद में ही आएगा, पेपर दिया, रिजल्ट क्या रहा, इंपैक्ट तो वही है, राइट। तो ये सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था कौन सी कंपनियों को करवाना होगा, ये डिटेल हमने दे दिया, जो 10 करोड़ लगा रही हैं और पिछले कम से कम कितने, 3 साल से। तो आई विल से सारी चीजें करी हुई, यहां पे भी आप कितना स्कोर कर सकते थे, पूरे 5 में से 5, बट एक, क्योंकि मैं इसे डायरेक्ट कहूंगा, क्योंकि डायरेक्ट ही तो अपने पढ़ा हुआ है ये, कि कहीं आपको कोई परेशान नहीं कर रहा। देन अगेन मैं आसान क्वेश्चन कहूंगा, इससे ज्यादा आसान क्या होगा, क्योंकि देखिए क्या पूछा गया, पर्सन की डेफिनेशन जीसीए में जो हम पढ़ के आते हैं उसके सेक्शन 3 के 42 के अंदर, राइट। और इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, डेफिनेशन कौन सी थी, इंक्लूसिव थी, क्योंकि किससे स्टार्ट होती है, इंक्लूड। हम 3 बातें पढ़ते थे, इंडिविजुअल, एसोसिएशन, बीओआई, इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो मैंने यही तो सिखाया था, याद करो, पर्सन की डेफिनेशन फेमा वाली भी हमने साथ में ही पढ़ी थी, 2 का यू, मैंने इनकम टैक्स वाली भी 2 का करते, सबका बढ़िया आपको हार्मोनियस करके दिया था, इसलिए कि ये गलती ना हो। देखो क्या पूछ लिया उसने, क्योंकि आप आइडियल कहो, ये सब आप कहां पढ़ते हो, इनकम टैक्स में पढ़ते हो, डेटी वगैरह, राइट। तो यहां इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो चाहे आप कोई पब्लिक बॉडी हो कि आप क्या हो, कंपनी हो, नहीं भी लिखा तब भी आ जाएगा, राइट। तो हल्का सा आप इसे क्या कर सकते हैं, हल्का सा तो आईसीआई ट्विस्ट डालेगा, तो अगर आपने ढंग से पढ़ा, यू विल बी एबल टू हैंडल। अगला क्वेश्चन सीधा सीधा दिखेगा, सेक्शन 8 कंपनी पे है 8 पे भी, लेकिन कुछ और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि क्वेश्चन सेक्शन 8 पे है सेक्शन 8 कंपनी पे। तो कहता है आप सेक्शन 8 कंपनी हो, और क्या कहता है, आप प्रमोट करना चाहते हो यंग टैलेंटेड लोगों को क्रिकेटर बन सकें, और इसलिए छोकरा छोकरी आप सिलेक्ट कर रहे हो, पूरे भारत से टैलेंट हंट करवा रहे हो, और ठीक है। तो कहता है फाउंडेशन इनकॉर्पोरेट होगी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, और करंटली मेंबर कितने हैं ये मैंने हाईलाइट किया, ध्यान रखना, सेक्शन 8 कंपनी है, 1200 मेंबर हैं आपके, ये मत भूलिए। कहता है एजीएम होता है कंपनी का, यूजुअली कहां होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस में होता है। तो यही कहता है सेक्शन नंबर कौन, 96, कि एजीएम कहां करना होता है, आरओ में, या विद इन द सेम सीटीवी, सिटी टाउन विलेज, जहां पे क्या सिचुएटेड है, आरओ। कहता हुआ क्या, मेंबर्स ने एक जनरल मीटिंग के अंदर स्ट्रांगली सजेस्ट किया कि नेक्स्ट एजीएम कहां होना चाहिए, एक होटल में, विसिनिटी मींस नियर बाय, एट व्हाट, रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। अब जैसे विसिनिटी वर्ड आ गया, कहां पढ़ के आते हो आप, मेनली ये वर्ड पढ़ते हो इनकम टैक्स में, जब आप पढ़ रहे होते हो एग्रीकल्चरल इनकम, जिसकी डेफिनेशन आती है 2 का 1 का ए में, रेड विद 10 का 1 एग्जम्प्टेड इनकम, वहां विसिनिटी, नियर बाय, राइट। तो कई बार क्या होता है, कोई वर्ड इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको शब्दों की क्या नहीं होगी दिक्कत। मेरा काम सिर्फ ये नहीं, मैं लॉ का डिस्कशन करूं, कहीं से और सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा, मेरा फर्ज है आपको बताना, तभी तो आप चीजें क्या कर पाओगे, हैंडल। तो देखिए आप कहां करना चाहते हैं, उसके आसपास करना चाहते हैं, और ये कौन चाहता है, मेंबर्स ऐसा चाहते हैं, क्योंकि वरना आरओ में क्या है, थोड़ा कंजस्टेड एरिया है। अब कंपनी इन्हीं ने डिसाइड किया हम 15 दिन का नोटिस देंगे, तो आप सारे जानते हो नोटिस के ऊपर आता है सेक्शन 101 21 दिन वाला, और हम सेक्शन 8 कंपनी के साथ ही पढ़ते हैं, उसके लिए तो 14 दिन का ही सफिशिएंट होता है। तो बढ़िया, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। और लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, आप जब वोट डालने आओगे सिर्फ क्या मिलेगा आपको, ओनली फिजिकल वोटिंग, और क्या नहीं होगा, कोई ई वोटिंग नहीं होगी। नाउ दैट कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, क्यों जी, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन के साथ मैं लिख देता हूं, आप तीसरा पॉइंट पहले पढ़ो, क्या कहता है, सिर्फ ओनली फिजिकल होगा, ई वोट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें आना चाहिए कौन सा सेक्शन, 108 कहता है ई वोटिंग की आपको सुविधा देनी पड़ती है। किस कंपनी को देनी पड़ती है, या तो वो लिस्टेड है, या उस कंपनी के कम से कम क्या है, 1000 मेंबर हैं, और हमारे क्वेश्चन में तो कितने थे, 1200, तो फिजिकल से काम नहीं चलेगा। देन पहला पार्ट क्या है, बहुत ही खूबसूरत स्टार पॉइंट, मतलब ये मस्ट डू क्वेश्चन है, आज तक ऐसा पॉइंट पूछा नहीं गया, यहां बच्चे ने अगर ढंग से नहीं पढ़ा वो फंस जाएगा, क्योंकि हाईलाइट करने वाला वर्ड क्या है, क्या ये कंपेलिंग है, बोर्ड को कंसीडर करना डायरेक्शंस रिगार्डिंग शिफ्ट ऑफ वेन्यू फॉर मीटिंग।
तो हम पहली बात तो ये पढ़ते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी की मीटिंग कहां होनी है, कब होनी है, किस जगह होनी है, पहले से ही बोर्ड क्या कर लेगा, डिसाइड पूरे साल के लिए कर सकता है। लेकिन दूसरा हम ये पढ़ते हैं कि अगर ये कहीं और भी करना है तो क्या करना पड़ता है, जो डायरेक्शंस दी हैं, क्या दी हैं, किसने दी हैं, मेंबर्स ने दी हैं, किसको दी हैं, बोर्ड को, तो आपको उसको क्या करना है, उसको रिगार्ड देना है। उसको क्या देना है, लॉ क्या कहता है, क्योंकि एमसी की नोटिफिकेशन थी कि बोर्ड उसको क्या देगा, रिगार्ड देगा, कि मेंबर ये कह रहे हैं, जैसे आप स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हो तो बहुत बार मैं आपको क्या देता हूं, रिगार्ड, आप तो देते ही हैं, राइट। लेकिन क्वेश्चन में वर्ड क्या पूछ लिया, क्या ये कंपेलिंग है, तो हम कहेंगे ऐसा कंपेलिंग नहीं है, लेकिन हाँ आप उसको रिगार्ड दोगे। रिगार्ड का मतलब भी क्या होगा, कंसिडर करोगे कि अच्छे से हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तीसरा तो आसान हुई क्या, 15 दिन के नोटिस वाला। नेक्स्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का, नहीं इसमें सॉरी ये चॉइस वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइपिंग का एरर तो नहीं आ गया, ये ओके था, ये ओके, ओके 6 का ही चल रहा था, क्योंकि लेकिन वो ए ही पार्ट, ऊपर वाला भी ए ही था, ये चॉइस, क्योंकि आप सारे जानते हैं कि एक्सटर्नल चॉइस रहती है और एक क्या रहती है, इंटरनल रहती है। तो ये भी इसी चैप्टर नंबर 7 के ऊपर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे है। हाईलाइट मैंने कर ही दिया, आप जो कंपनी है क्या है, पब्लिक सेक्टर लिस्टेड कंपनी हो, राइट, और आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो हाई एंड स्टील शीट्स, और ये है आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट जो स्टैट ऑडिटर बने हैं 23-24 में। लेकिन कंपनी में क्या होता है, फाइनेंस एक फ्रॉड का पता चलता है, और इसलिए बहुत सारे जो आपके मेंबर्स जो हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं कि यार ये ऑडिटर सही नहीं है, राइट, क्योंकि उन्होंने फ्रॉड क्या नहीं किया था, रिपोर्ट नहीं किया था। इसलिए क्या होती है, नेक्स्ट एजीएम होती है इस डेट को। क्वेश्चन अगेन आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, जिसने ढंग से मेहनत नहीं किया गड़बड़ होगा। कि मेंबर्स कौन से देखना, मिस्टर एच, मिस्टर जे, मिस्टर के, होल्डिंग पीयूसी की, देखो मैंने हाईलाइट किया, तीनों को अगर आप टोटल करोगे तो बेटा क्या बन गया, 5 लाख। थोड़ी देर पहले ही बताया था सेक्शन 115 क्या दिया जा सकता है, स्पेशल नोटिस 4 काम के लिए होता है। एक होता है हमने ऑडिटर को कोई और इसकी जगह रखना है, राइट। तो वहां हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने लिमिट बताई थी 1% वीआर या 5 लाख की क्या हो आपके पास पीयूसी हो, तो आप नोटिस दे सकते हैं। सेम आ गया, देखो रिपीट हो रहा, और देखो मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, हाईलाइट भी कर दिया है, स्पेशल नोटिस वो देना चाहते हैं। अब क्वेश्चन यह है क्या वो वैलिडली दे पाएंगे, यस, क्योंकि 5 लाख की लिमिट क्या होगी, सेटिस्फाई। तो आपके सामने है, रिपीट हुआ या नहीं, सेक्शन हो गया। देन कहता क्या लास्ट डेट होगी जब आप ये स्पेशल नोटिस दे सकते हैं। अब देखिए टाइम पीरियड, आप देखो क्लास में मैंने कितनी मेहनत आपके साथ करके दी, हर चैप्टर के करवाने के बाद उसके टाइम पीरियड तक चार्ट्स और उसका वीडियो भी आपको, मतलब लेक्चर भी आपको डिलीवर किया है। तो यहां सीधा सीधा टाइम पीरियड पे है। वो सेक्शन 8 कंपनी वाला भी आ गया, 15 दिन वाला, वहां पे भी टाइम पीरियड था। और याद करो सेक्शन 16 में भी क्या था, टाइम पीरियड था, राइट। तो कितने टाइम पीरियड तो आ गए यार। तो इसलिए हम यहां टाइम पीरियड क्या पढ़ते होते हैं, नॉट लेस देन 14 डेज बिफोर द जीएम, कम से कम 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। अब ये नोटिस दिया किसने, स्पेशल नोटिस 3 मेंबर ने। तो अगला प्रश्न क्या पूछ लिया कि अब कंपनी बाकी मेंबर्स को कब नोटिस देगी, मतलब फिर से टाइम पीरियड है। तो आपको 14 दिन पहले मिला है कंपनी को, तो यस आपको नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को। और ये कब देना होता है, 7 डेज बिफोर व्हाट, बिफोर को शॉर्ट में लिख रहा हूं, जनरल मीटिंग। पूरा टाइम पीरियड पे प्रश्न है। अगला आहल से यार इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता, चैप्टर नंबर 8 आ गया कंपनीज एक्ट का। सारे चैप्टर 8 आप जानते ही होंगे। दैट इज आपका डिविडेंड के ऊपर आ गया, सेक्शन 123 से 127 पे आ गया। और क्वेश्चन है आपका सेक्शन 125 जो आप जानते हो, IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, उसकी यूटिलाइजेशन पे क्वेश्चन है। कहते हैं जैसे मनीष एक शेयर होल्डर है, उसने डिविडेंड नहीं लिया कितने साल से, 10 साल से। वो आपसे जानना चाहता है क्या वो डिविडेंड रिकवर कर पाएगा इन सालों का। यस, क्योंकि हम यही पढ़ते थे 124 में उड़ा में पैसा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, उसमें पैसा पड़ा रहता था 7 साल, और 125 में फिर ट्रांसफर हो जाता था। और 125 का यूटिलाइजेशन किस लिए करेंगे आप, रिफंड के लिए करेंगे। तो हाँ जी वो ले सकता है। तो ये मैं कहूंगा इजी था, जबकि मार्क्स भी अच्छे हैं। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसका है, फेमा का है। क्या पूछ लिया, करंट अकाउंट की डेफिनेशन जो आप कहां पढ़ के आते हो, 2 का J, जिसमें 2 चीजें पढ़ते हो, मीन्स, और दूसरा क्या पढ़ते हो, अगला
without prejudice to the generality of the foregoing provision includes। याद आ गया? तो मीन्स में हम क्या पढ़ते थे? अदर देन कैट, और इंक्लूड को मैंने आपको कितने भाग में तोड़ा था? 2 भाग में, एक पेमेंट एक रेमिटेंस वाला। रेमिटेंस में याद हो पीसीएस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्पाउस, उनका बाहर का रहना, खाना पीना, एजुकेशन, ट्रैवल, याद आ गया? और देन क्या आ गया था? पेमेंट, वही आपका विद रिगार्ड टू जो भी आपने क्या किया, इंपोर्ट, करंट ट्रेड, बिजनेस, सर्विसेज, इंटरेस्ट ऑन नेट इन्वेस्टमेंट, लोन्स वगैरह, याद है? तो मोटा मोटा मैं बोल रहा हूं, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं। तो इसके साथ ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की अपनी डिस्कशन क्या होती है, समाप्त होती है। इसके बाद ऑब्वियसली हम एमसीक्यू भी सारे डिस्कस करेंगे, लेकिन आई होप सो आपको कुछ यूटिलिटी मिली होगी, एक आपको विजन, एक आइडिया मिला होगा कि यारो बहुत सारे क्वेश्चंस क्या थे, इंट्रिकेट थे। भाई कि जिसके पेपर चल रहे हो गलती से ये वीडियो देख ले तो उसके लिए तो हम यही कहेंगे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। थैंक यू।